स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी में देखो क्या करोगे। कोई भी कंपाउंड स्टेबल कब होगा, सिंपल सा एक फंडा है स्टेबिलिटी का, मैंने आपको सिंपल सा फंडा बनाया था, विद एनर्जी। एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। बस एक ही पॉइंट है जो पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बट एक वर्ड और है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बट बाकी मॉलिक्यूलर एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर एनर्जी। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर एनर्जी। मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको लिख के दिखा दिया। अब जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है Ml4, मान लो एक कंपाउंड है Ml4, ठीक है। अब इस M के पास सबसे पहले L आएगा और बनाएगा Ml। इस रिएक्शन का अपना एक कांस्टेंट होगा, मान लो K1। या सुनो, क्या इस टाइम पे जब दो एटम एक दूसरे के, मैंने आपको ये भी केमिस्ट्री में बताया था और शुरू से बताता आया हूँ, जब दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या M और L एक दूसरे के पास आ रहे हैं और इसकी वजह से क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कुछ न कुछ एनर्जी तो यहाँ पे रिलीज हुई होगी। तो क्या कुछ एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो कुछ स्टेबिलिटी गेन की होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ Ml प्लस L गिव्स Ml2, क्या फिर से एक और कांस्टेंट आया होगा K2, और फिर आप कहोगे कि थोड़ा एनर्जी और रिलीज हुई होगी, तो क्या स्टेबिलिटी थोड़ी और गेन हुई। ठीक, अब अगर मैं Ml2 को एक और L भेज दूं तो क्या होगा Ml3, तो आपने कहा ये K3 है। क्या सुनो, सेम ऐसे ही बेटा Ml3 को एक और L दे दिया तो Ml4 बना, ये K4 हुआ। जब मैं ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करूंगा, ध्यान देना, जब मैं ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करूंगा तो आपको क्या लगेगा, M प्लस L, M है और L, इससे क्या बना Ml, तो Ml ने Ml को मार दिया, इस Ml2 ने इस Ml2 को मार दिया, इस Ml3 ने इस Ml3 को मार दिया, M प्लस 4L गिव्स Ml4। यह सुनो, इसके लिए कांस्टेंट K हुआ। अब मेरे ख्याल से ये बात सबको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आप पता कर लो। जब कोई भी रिएक्शन मल्टी स्टेप में होता है और हर एक स्टेप का अपना एक कांस्टेंट होता है, रिएक्शन कांस्टेंट, तो ओवरऑल रिएक्शन जो कांस्टेंट होता है K, वो बाकी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे K3 हो गया इंटू K4 हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी जो K दिख रहा है, इसी K को हम यहाँ पे बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बीटा। बीटा जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इसे आप बोलते हो बीटा। ये पहला पॉइंट हो गया, लिख सकते हो कि नहीं बेटा, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, पहला आपने क्या कहा कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरी बात समझना, अगर मैं आपसे कहता कि जो लिगेंड इसके पास आ रहा है, जैसे कि 4 लिगेंड आए, इस 4 लिगेंड में चारों वीक लिगेंड आए, चारों फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड, और चारों CN आ जाए, CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा, CN और CO लास्ट में लिखा है, F और फ्लोरीन आयोडीन बाद में लिखा है लास्ट में। तो फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, जब वो आएगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, CN, तो वो आएगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। अब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
है ना। फील्ड लिगेंड की जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यस और नो। तीसरा पॉइंट, अगर ये जो लिगेंड आ रहा है इसके पास, तो ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना, K1 K2 K3 K4, यहाँ पे K5 K6 होता था और ज़्यादा बन जाता। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है कि जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितना ज़्यादा लिगेंड इसके पास आएंगे, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे FeCl4 और FeCl6 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? FeCl6 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। और अगर NiCl4 और NiCN4, मैं एग्जांपल देता हूँ, NiCl4 ये कंपाउंड है +2 और NiCN का होल 4 +2, दो कंपाउंड। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल फील करेगा? CN वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे FeCl4 +2 FeCl6 +2, बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? Cl6 ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। वीक फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ज़्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर कम तो स्टेबिलिटी कम। एक और बात, सेंट्रल मेटल एटम भी बदल देने पे स्टेबिलिटी चेंज होगी कि नहीं? तो जिस सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात कर रहे हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम का अपना, हर एक सेंट्रल मेटल एटम का अपना एक चार्ज डेंसिटी होगी। अगर उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हुई तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, अगर चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम। एक और बात बेटा, लास्ट में पांचवा पॉइंट लिखा देता हूँ। अगर मैं आपसे कहता, देखो यहाँ पे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? +2। कोऑर्डिनेशन नहीं, ऑक्सीडेशन, सॉरी गलती हो गई, माफ़ करना, जबान काट गिर गई मेरी। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। अब दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर को देख के अगर आपको बताना पड़े तो क्या बताओगे? कि जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल एटम। ये 5 पॉइंट स्टेबिलिटी का आपके सामने है। फिर से एक बार फटाफट बता दो, जब भी मुझे किसी भी कंपाउंड की, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी? सबसे पहले स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर एनर्जी। अब मॉलिक्यूलर एनर्जी कहाँ कहाँ रिलीज हो सकती है, स्टेबिलिटी वहाँ वहाँ आ सकती है। तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मान लो Ml4 बनाना है, तो पहले एक बार L आया तो एनर्जी रिलीज हुई, दूसरी बार L आया तो एनर्जी रिलीज हुई, तीसरी बार L आया तो एनर्जी रिलीज हुई। इन सारे कांस्टेंट को मिला के एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट बना दिया। तो अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा लिगेंड उसके पास आ रहे हैं, ज़्यादा लिगेंड इसके पास आ रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है और उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा। दूसरी बात, स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे उतना पास तक अप्रोच करेंगे, और जितने पास तक अप्रोच करेंगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो फील्ड लिगेंड सेम है, लेकिन किसी में 3 लिगेंड आ रहे हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, तो जिसमें जितने ज़्यादा लिगेंड पास आएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा गेन होगी। और स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी और सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम यानी कि ट्रांजिशन एटम, डी ब्लॉक के एटम, उनकी चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी
यानी कि उसका साइज जितना छोटा होगा और चार्ज जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और आखिरी में मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज बाई वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पे आप साइज भी लिख सकते हो। आयरन का साइज यहाँ पर भी वही है और यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो चार्ज यहाँ ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी अपने आप ज़्यादा होगी। तो ये रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी। ठीक है, अब जरा देखना, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम यानी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप करेंगे। जैसे T2G से Eg में जंप किया या Eg से T2G में जंप किया। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं ना बेटा, जैसे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जंप करेंगे तो उन्हें एनर्जी चाहिए होगी। आपको क्या लगता है बल्ब कैसे काम करता है? बल्ब रोशनी देता है ना, आपको कलर देता है, कैसे देता है? उसका रीजन यह है कि आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे वही इलेक्ट्रिसिटी लेकर के जंप करते हैं, लेकिन अब ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रह सकते, तो वापस वही एनर्जी, जो एनर्जी लिया था वही एनर्जी रिलीज करके अपने ओरिजिनल स्टेज में आते हैं। तो जब वो लेकर के जंप कर रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फिर जब वापस अपने स्टेज पे आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज किया होगा। जो एनर्जी उस टाइम पे रिलीज करते हैं वही लाइट के फॉर्म में आपको दिखती है। वही लाइट, हर एक एनर्जी का अपना एक वेवलेंथ होता है, उस वेवलेंथ के हिसाब से अपना एक कलर होता है। 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक की लाइट हमें दिखाई देती है, इसे विजुअल रेंज बोलते हैं। 3500 एंगस्ट्रॉम जो सबसे छोटा वेवलेंथ होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसे वायलेट कलर बोलते हो। 7500 एंगस्ट्रॉम जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है और उसे रेड कलर बोलते हो। तो अगर इस रेंज में इलेक्ट्रॉन ने इस रेंज में एनर्जी रिलीज की है तो उसके हिसाब से अपना एक कलर क्रिएट होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ।